एक ऐसी तबाही जो पूरी दुनिया को मिटाने वाली थी। और जब इस अमीरजादे को जेल में डाला गया तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके बाहर आते ही सबसे पहली खबर दुनिया के जल्दी ही खत्म होने के बारे में मिलेगी, जिसके बारे में बस दुनिया के सबसे अमीर लोगों को ही पता है। और इसीलिए वो सब बिना किसी को बताए 900 फीट गहरे एक सीक्रेट बंकर में जाने वाले हैं। लेकिन क्या वो बंकर उन्हें बाहर की भीषण तबाही से बचा पाएगा, या वहां जाकर सारे अमीर लोग अपनी मुसीबतों को और ज्यादा बढ़ा लेंगे? ये कहानी है मैक्स की, जो बचपन से अपने पिता के दोस्त की बेटी एन के साथ बड़ा हुआ था। उनके बड़े होने के साथ साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और बिल्कुल परफेक्टली चलने लगी। लेकिन उसी दौरान जो हुआ उसने मैक्स की पूरी जिंदगी को ही पलट कर रख दिया। एक दिन एन और वो एंजॉय करते हुए बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, जिससे इतना भयानक एक्सीडेंट होता है कि एन की मौत हो जाती है। इससे मैक्स को सजा हो जाती है, और क्योंकि मैक्स एक करोड़पति परिवार का लड़का था, इसलिए जेल के अंदर आते ही वो बाकी कैदियों का मेन टारगेट बन जाता है। शुरुआत में मैक्स को उन लोगों से बचाने के लिए मैक्स की दादी विक्टोरिया बुक्स के अंदर पैसे छुपाकर जेल के गार्ड्स को देती थी, ताकि वो मैक्स को प्रोटेक्ट करें। लेकिन तभी एक दिन उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, जिससे जैसे ही मैक्स का प्रोटेक्शन मनी आना बंद होता है, वैसे ही जेल में मौजूद सारे कैदी मैक्स का जीना हराम कर देते हैं। हर रोज उसकी बुरी तरह पिटाई होती थी, और कभी तो हद इतनी पार हो जाती थी कि कुछ कैदी उसे एक चलती हुई लॉन्ड्री मशीन के अंदर पूरे 16 मिनट्स के लिए बंद कर देते थे। इस खौफनाक हादसे ने मैक्स के दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया था। उसने समझ लिया कि लाइफ इससे ज्यादा बदतर नहीं हो सकती, तो क्यों ना अब इस नरक में ही जीना सीखा जाए। लेकिन क्या मैक्स का ये बदला हुआ रूप उसे इस नरक से जिंदा बाहर निकाल पाएगा? खैर, अभी मैक्स जेल के अंदर ही दिन रात हार्डकोर ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। वो जेल की फाइट्स में हिस्सा लेता है, जिसे जीतने पर उसे काफी सारे पैसे मिलते हैं, और धीरे धीरे उसे परेशान करने वाले कैदी भी उससे डरना शुरू कर देते हैं। इसके पूरे 3 साल बाद उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से मैक्स को जेल से जल्दी रिहा कर दिया जाता है। जिस दौरान जेल के बाहर उसका बाप राफेल उसे रिसीव करने आया था, वो आते ही मैक्स को एक ऐसी खबर देता है जिसे सुनने के बाद तो मैक्स के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। राफेल बताता है कि असल में उसने खुद ही बहुत सारे पैसे देके मैक्स को जेल से निकलवाया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला था, जिसके बारे में बस रिच और एलाइट लोगों को ही पता है। और उन्होंने करोड़ों रुपए देकर एक स्पेशल अंडरग्राउंड बंकर खरीदा है, जहां जाने से ही वो लोग जिंदा बच पाएंगे। तब शुरुआत में मैक्स ने अपने बाप के साथ जाने से साफ मना कर दिया, लेकिन जब राफेल बताता है कि उनके और एन के परिवार के सब लोग भी वहीं हैं, तो मैक्स वहां जाने के लिए तैयार हो गया। अब क्या एन का परिवार मैक्स को देखकर चुप रहेगा, या वहां कोई पुराना बदला पूरा होगा? खैर, रास्ते में राफेल बताता है कि इस टॉप सीक्रेट बंकर के लिए दुनिया के सबसे अमीर परिवारों को एक सीक्रेट इनविटेशन मिला था, जिसमें मनोरमा नाम की एक औरत ने वीडियो में इस पूरे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स दी थी, जिसको बनाने में मिलियंस ऑफ यूरोस इन्वेस्ट किए गए थे। अब वैसे जिन लोगों को इस बारे में पता होता है, सड़कें उन लोगों से भरी पड़ी थीं, और वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। उन्हें देखकर मैक्स और उसका पिता किसी तरह अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं, जिस दौरान इमरजेंसी अनाउंसमेंट होती है कि अब से सारी प्राइवेट फ्लाइट्स पर बैन है, मतलब तबाही शुरू होने वाली थी। लेकिन राफेल पायलट को धमकाकर हेलीकॉप्टर उड़ाने पर मजबूर कर देता है, और सीधा एक सुनसान जगह पहुंचता है, जहां एक गहरी झील के 900 फीट नीचे वो बंकर छुपा हुआ था। तब मैक्स और राफेल एक बड़े से एलिवेटर से नीचे जाते हैं, जो जगह पूरी तरह हाईटेक और टाइट सिक्योरिटी से लैस 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ बनी थी, और उसमें 45 बिलियनर फैमिलीज के रहने का इंतजाम करा गया था। रिसेप्शन पर आते ही उनसे उनके फोन्स और सारे पर्सनल आइटम्स ले लिए जाते हैं। इवन उन्हें पहनने के लिए भी रेडिएशन से बचने वाले स्पेशल सूट्स और वाइटल साइंस मॉनिटर करने वाले स्मार्ट ब्रेसलेट्स दिए जाते हैं। फिर सारे फॉर्मेलिटीज पूरे होने के बाद जब वो दोनों अंदर जाते हैं, तो तभी वहां एन का पिता आता है, जो फिलहाल गुस्से और नफरत से भरी आंखों से मैक्स को ही घूर रहा था। तब मैक्स का जिस्म भी ठंडा पड़ गया था, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें उनके ब्लॉक की तरफ जाने का इशारा किया, और अभी राफेल ने बिना कोई सीन क्रिएट किए मैक्स का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। वहां हर तरफ ऑटोमेटिक वेपन से लैस सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे, जिस दौरान मैक्स को महसूस होता है कि उसका ब्रेसलेट उसकी हार्ट रेट को ट्रैक कर रहा है। पर अभी मैक्स इस बात पर ज्यादा ध्यान न देके अपने अलॉटेड फैमिली एरिया में आ जाता है, जो किसी 5 स्टार लग्जरी स्वीट से कम नहीं था। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक गहरा सन्नाटा था, जिसके बारे में मैक्स और उसके परिवार को कोई भनक भी नहीं होती। अब क्या ये लग्जरी स्वीट उनकी हिफाजत के लिए था, या ये उनकी जिंदगी का आखिरी पिंजरा बनने वाला था? खैर, तभी अचानक स्पीकर पर एक रोबोटिक आवाज आती है कि सरफेस लॉकडाउन इनिशिएटेड, द वर्ल्ड वॉर हैज ऑफिशियली बिगन। इसका मतलब बाहर अब तक मौत का नंगा नाच शुरू हो चुका था। तब मैक्स स्वीट
ईंट की मोटी कांच की विंडो से बाहर देखता है और उसे पानी के बाहर से आती हुई धमाकों की गूंज साफ महसूस होती है। बाहर पूरी दुनिया राख में बदल रही थी और यहाँ 900 फीट नीचे अमीर लोग ऐशो आराम से रह रहे थे। तब रूम का मॉनिटर अपने आप शुरू हो जाता है और मनूरवा बताती है कि यह सब एक नई शुरुआत है और लोगों को अब ऐसे ही जीना सीखना होगा। इस दौरान टीवी पर बड़े बड़े अधिकारी बाकी देशों पर ओपन अटैक करने की बात कर रहे थे। सभी देशों में चीख पुकार मची थी और बाहर एक ऐसी जंग छिड़ चुकी थी जो सिर्फ तभी शांत होगी जब ये धरती खत्म हो जाएगी। अभी स्क्रीन पर एक काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है। आगे जब मैक्स अपने बाकी घर वालों से मिलता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी दादी विक्टोरिया काफी बीमार है, जिन्हें अपने साथ अपनी पर्सनल नर्स को भी लाना पड़ा था क्योंकि उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी। अब वैसे इस समय टीवी पर न्यूज रिपोर्टर लगातार चल रहे बड़े अटैक्स और देशों के बीच बढ़ती तनाव की खबरें दे रहे थे, जिन्हें देखकर सभी लोग डाइनिंग एरिया की तरफ जाते हैं, जहां मैक्स की नजर सीधे एन के पिता गो पर पड़ती है और मैक्स हिम्मत जुटाकर उस रात जो कुछ भी हुआ था उसके लिए दिल से माफी मांगता है। इस समय गो भी बड़े दिल का दिखावा करते हुए माफी कबूल तो कर लेता है, लेकिन एन की बहन एशिया अभी भी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। वो चिल्लाते हुए बताती है कि एन की मौत के ठीक 6 महीने बाद उनकी माँ भी चल बसी थी और उनकी मौत भी एन के जुदा होने की वजह से हुई थी, जिसका मतलब उसका जिम्मेदार भी मैक्स ही है। लेकिन तभी गो उसको शांत करवाते हुए समझाता है कि वो एक हादसा था, जो बताने के बाद वो सबको अपनी नई बीवी मिमी से मिलवाता है और सब डिनर करने लगते हैं। अब क्या गो ने सच में मैक्स को माफ कर दिया था या ये सब किसी बड़े बदले की शुरुआत थी? खैर, अभी जब सभी लोग खाना खा ही रहे थे कि एशिया ने फिर से माहौल खराब कर दिया। वो बार बार मैक्स को पोक कर रही थी और उसे ये भी जानना था कि मैक्स एक्सीडेंट के बाद एक्सीडेंट साइट से भाग क्यों गया था, लेकिन मैक्स इस बात का कोई जवाब दे पाता। तभी वहाँ मनोरवा की एंट्री होती है। वो सभी को बताती है कि हालात अब पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुके हैं और बाहर कई जगह बॉम्बिंग शुरू हो गई है, इसीलिए डिप्रेशन से बचने के लिए आप सबको किसी न किसी काम में बिजी रहना पड़ेगा। इस पर सब मान जाते हैं और जब गो अपने रूम में वापस आता है तो उसकी बातों से समझ आता है कि वो मैक्स पर अभी भी गुस्सा है। इवन वहीं ये राज भी खुलता है कि मिमी उसकी तब से सीक्रेट लवर थी जब उसकी पहली वाइफ जिंदा थी। गो ने उसकी मौत के बाद घबराहट और अकेलेपन में मिमी से शादी तो कर ली थी, लेकिन मिमी बस उसके लिए टाइम पास से ज्यादा कुछ नहीं थी। दूसरी तरफ जिम में मैक्स की मुलाकात एक बार वापस एशिया से होती है, जो एशिया से माफी मांगते हुए उसे एन का पुराना फोन देता है, जो मैक्स किसी तरह छुपाकर अंदर ले आया था और उस फोन के अंदर मैक्स और एन के कई सारे फोटोज और वीडियोस थे। अभी एशिया भी उस फोन को लेकर तुरंत अपने रूम की तरफ भाग जाती है ताकि अपनी बहन के आखिरी वीडियोस को देख सके। वहीं दूसरी तरफ बंकर के बार में माहौल गर्म हो रहा था क्योंकि गो ने वहां हद से ज्यादा शराब पी ली थी और बारटेंडर टीरो इसी वजह से उसे और शराब देने से मना कर दे रहा था। तब राफेल माहौल को शांत करने के लिए खुद के नाम पर 2 विस्की ऑर्डर करता है और उन्हें गो को देता है और तभी एक भयानक झटका लगता है जिससे पूरा का पूरा बंकर किसी खिलौने की तरह हिलने लगा। ये सब गो के शराब पीने की वजह से नहीं हो रहा था, बल्कि बाहर फुल फ्लैश वॉर शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से लाइट्स तेजी से झपझपाने लगती हैं और कई बल्ब्स धमाके की वजह से फट जाते हैं। इस वक्त हर रूम की विंडो स्क्रीन पर इमरजेंसी का अलर्ट फ्लैश हो रहा था, जिसके अगले ही पल एक बहुत बड़ा पत्थर बार की दीवार को चीरते हुए अंदर आ जाता है, जो देखकर तो सबकी फट के 4 से 64 हो चुकी थी और सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस अफरा तफरी में एशिया सबको छोड़कर अपने पिता को ढूंढने की कोशिश करती है, जिस दौरान बार में पहुंचने पर वह मैक्स को देखती है, जो अपनी जान पर खेलकर गो और राफेल को निकालने में मदद कर रहा था। तभी एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। उधर का मेन कॉरिडोर पूरी तरह सील हो चुका था, जो देखकर टीरो उन्हें एक सीक्रेट एलिवेटर की तरफ ले जाता है, लेकिन तभी एलिवेटर का सिस्टम फेल हो जाता है और लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगती है। इससे एक बार को सबकी सांसें अटक गई थी। मौत बिल्कुल सामने थी, पर खुशकिस्मती से सही समय पर इमरजेंसी ब्रेक्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एलिवेटर एक झटके में रुक जाती है। अब वहां से निकलकर पूरा परिवार एक लंबी टनल के जरिए सीधा डोम तक पहुंचता है, जहां मौजूद सारे रेफ्यूजीज टीवी पर चल रही खबरों को घूर रहे थे। हर तरफ एक ही चर्चा थी, वर्ल्ड वॉर 3 ऑफिशियली शुरू हो चुका था। तभी मनोरवा सबको बताती है कि बंकर से कुछ ही दूरी पर एक भयानक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से पूरा बंकर हिल गया था। मनोरवा उन्हें उस समय की फुटेज भी दिखाती है, जिसे देखकर सब काफी ज्यादा डर गए थे। तभी पूरे डोम की लाइट्स बंद हो जाती हैं और सारे स्क्रीन का सिग्नल भी चला जाता है। ये देखकर सब और ज्यादा डर गए, लेकिन मनोरवा सबको शांत रहने को कहकर खुद तेजी से कंट्रोल रूम की तरफ जाती है। तभी इस अंधेरे और खौफ के बीच मैक्स के परिवार का एक ऐसा काला सच बाहर आने वाला था जो उन्हें अंदर से तोड़ देता। असल में लाइट का इंतजार करते वक्त राफेल सबके सामने एक हैरत अंगेज राज खोलता है। दरअसल
दरअसल उस रात एक्सीडेंट के बाद राफेल ने सबसे पहले मैक्स को एन की लाश से लिपटकर रोते हुए पाया था। उस समय मैक्स वहां से नहीं भागना चाहता था, लेकिन राफेल ने ही उसे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने को कहा था ताकि बाद में वो सब नॉर्मल एक्सीडेंट दिखाया जा सके। पर इसके अगले दिन खुद राफेल ने ही गवाही दी थी कि मैक्स की वजह से एन की जान गई है। इस वजह से मैक्स को जेल हुई थी। ये सुनते ही मैक्स की मां फ्रेडा का गुस्सा 8वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर पहले राफेल मैक्स को बचाना चाहता था तो बाद में उसने ही मैक्स के खिलाफ गवाही क्यों दी। इस पर राफेल कोई जवाब नहीं दे पाता। इससे गुस्से में फ्रेडा ये तक कह देती है कि उसने कभी राफेल से प्यार ही नहीं करा, वो तो बस अपने घर के नरक से भागने के लिए उससे शादी कर बैठी थी। इनकी इस बहस के बीच अचानक मनूरवा वापस आके बताती है कि बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करने में उन्हें दिक्कत आ रही है। यही बताते हुए वो लूका और सिंडी को एंटीना ठीक करने के लिए ऊपर भेजती है, जिनके मिशन को लाइव ब्रॉडकास्ट करके नीचे भी दिखाया जा रहा था। अभी वो दोनों हजमत सूट्स पहनकर बाहर जाते हैं, जहां का नजारा इतना खौफनाक था कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। बाहर भयानक हीट वेव चल रही थी, हर तरफ राख उड़ रही थी और हवा पूरी तरह जहरीली हो चुकी थी। रास्ते में एक जली हुई कार के अंदर 2 जली हुई लाशें पड़ी थीं और ब्रिज पूरी तरह तबाह हो चुका था। तब लूका और सिंडी तेजी से नए एंटीना को कनेक्ट करने का काम शुरू करते हैं, पर वहां की लोहे की रेलिंग आग की तरह गर्म थी, जिस दौरान अचानक लूका का ग्लव उस रेलिंग में फंस जाता है। तब सिंडी किसी तरह उसे अलग करती है और अब दोनों भागकर बंकर के अंदर आ जाते हैं। फिर डिकंटेमिनेशन प्रोसेस के बाद जब मेडिकल टीम लूका को चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि ग्लव फटने की वजह से लूका रेडिएशन का शिकार हो चुका है। ये सुनते ही मनूरवा सभी कैमरा को बंद करवा देती है और रेफ्यूजीज से कहती है कि बाहर के हालात बेहद पेचीदा हैं, इसीलिए अभी सबको इसी डोम में रुकना होगा। ये सुनकर सब इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन आगे जब मनूरवा कंट्रोल रूम के अंदर जाती है तो वहां का माहौल बिल्कुल बदल जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग जोरदार जश्न मनाने लगते हैं। असल में सच तो ये था कि बाहर कोई वॉर नहीं चल रही थी और दुनिया बिल्कुल एकदम ठीक ठाक थी। ये सब उन अमीर और इलाइट लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक बहुत बड़ा फेक साइमुलेशन था, ताकि उनसे पैसे लेके मनूरवा अमीर हो जाए। उसने और उसके भाई ने ही सब ऐसा प्लान करा था जिससे सब कुछ असली लग रहा था। सड़कों पर भागते हुए फेक लोग, न्यूज के झूठे क्लिप्स और प्राइवेट फ्लाइट्स पर फेक बैन, यहाँ तक कि ये बंकर एक मैकेनिकल प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था जो किसी बॉम्ब धमाके की तरह उसे हिला सके। इवन जो पत्थर बार की दीवार तोड़कर अंदर आया था उसे पहले से ही एक दीवार के पीछे छुपा कर रखा गया था। यानी अमीर लोग अब एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जहां से निकलना नामुमकिन है और डर के मारे वो खुद वहां से बाहर जाना भी नहीं चाहेंगे। इस पूरे खेल के पीछे एक मशहूर डायरेक्टर का भी दिमाग था, जिसे सबसे बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट्स के साथ सारी झूठी फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए हायर किया गया था और लूका और सिंडी भी बस एक्टर्स थे। खैर प्रेजेंट में मनूरवा की गर्लफ्रेंड डॉक्टर जूलिया गुओ के जख्मों की जांच करती है और दूसरी तरफ एशिया सबसे छुपकर बाथरूम में जाती है ताकि एन के फोन में मौजूद बाकी वीडियोस देख सके। तभी उसे बाथरूम के अंदर एक अजीब सी आवाज आती है, जिसे सुनकर वो तुरंत साथ वाले स्टॉल की तरफ भागती है जहां एलिना नाम की लड़की खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर एशिया बिना वक्त गवाए एलिना को संभालती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अब क्या इस अकेलेपन और खौफ के नरक में सब एक एक करके अपनी जान देने वाले थे, या ऐसा होने से पहले ही सबको सच्चाई का पता चल जाएगा? अभी फिलहाल ट्रियो बाथरूम में आके एशिया की मदद करता है और एशिया एलेना को सीपीआर देना शुरू करती है। इसके बाद मेडिकल टीम ने आके एलिना को बचा तो लिया था, लेकिन एलिना उन पर चिल्लाने लगती है कि उन्होंने उसकी जान क्यों बचाई। इस हंगामे के बाद मनोरवा अनाउंसमेंट करती है कि सभी लोग अब अपने रूम्स में वापस जा सकते हैं। ये सुनकर सब अपने रूम्स में चले जाते हैं, जिस चीज को मनोरवा काफी इंजॉय कर रही थी। लेकिन अकेले में जूलिया उसे समझाती है कि यहाँ बंद होने की वजह से रेफ्यूजीज की मेंटल हेल्थ बहुत तेजी से खराब हो रही है, लेकिन पत्थर दिल मनोरवा को इस बात से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी तरफ वो डायरेक्टर मूवी मेकअप का इस्तेमाल करके ल्यूका के जिस्म पर झूठे रेडिएशन के जख्म बना रहा था ताकि उनका झूठ सच दिखे। इधर अपने बेडरूम में राफेल और फ्रेडा अभी भी बहस कर रहे थे और फ्रेडा अब उससे तलाक चाहती थी, लेकिन राफेल उससे सच्चा प्यार करने की वजह से इसके लिए मना कर देता है। मगर फ्रेडा राफेल को छोड़कर अपनी माँ के रूम में शिफ्ट हो जाती है, जिससे राफेल पूरी तरह टूट जाता है और गुस्से में डाइनिंग रूम में पहुंचकर खाना मांगने लगता है। लेकिन जब बंकर के अंदर रिसोर्सेस लिमिटेड हो तो क्या एक बिलियनियर को उसकी मर्जी के समय पर खाना मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए अभी ट्रियो उसे समझाने की कोशिश करता है कि किचन बंद हो चुका है, पर यह सुनकर राफेल का गुस्सा 8वें आसमान पर पहुंच गया। वो बफेट ट्रेस को खोल खोल कर बासी खाना छीनकर खाने लगता है, जिस दौरान गार्ड जे को राफेल को रोकने के लिए उसे टेजर गन से इलेक्ट्रिक शॉक देने लग गया था। इस बारे में मैक्स को पता चलने पर मैक्स का खून खोल उठा और वो तुरंत जाकर जेको को बुरी तरह मार
मारता है, जिसके तुरंत बाद उसने जैको से टेजर भी छीन ली थी। तब जैको उसे टेजर मांगता है, लेकिन मैक्स उसे देने से साफ मना करता है और उसे मारता है। तभी वहां और भी कई गार्ड्स वेपन के साथ आ जाते हैं, लेकिन मामला आगे बढ़ने से पहले ही मनोरमा गार्ड से मैक्स और राफेल को जाने देने को कह देती है। अब इसकी अगली सुबह गो और मिमी के बीच भी बहस हो रही थी, क्योंकि उसका साफ कहना था कि उनका रिश्ता तब ज्यादा बेहतर था जब वो सिर्फ एक अफेयर था। लेकिन इसी बहस को करते करते ही वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ एशिया अपने कमरे में बैठकर एन के फोन में उसके पुराने वीडियोस देख रही थी। तब वीडियोस देखते देखते अचानक उसके सामने मैक्स का एक बेहद प्राइवेट और नोटी वीडियो आ जाता है, जिसे देखकर एशिया थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करने लग गई थी। तभी कुछ गार्ड्स अचानक उनके रूम में घुस आते हैं। वो मिमी से उसका ब्लड टाइप पूछते हैं और बिना कुछ बताए उसे अपने साथ लेकर चल देते हैं। एशिया उनसे वजह पूछती है और उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन गार्ड्स उसे कोई जवाब ना देके मेडिकल रूम के बाहर ले जाते हैं। तभी वहां मैक्स भी पहुंच जाता है, जो उससे वो फोन वापस मांगता है, लेकिन एशिया झूठ बोल देती है कि उसने सिम कार्ड और फोन को जला दिया, क्योंकि वो यादें उसके लिए बहुत दर्दनाक थी। पर एशिया के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जो उसे मैक्स से फोन के बारे में झूठ बोलना पड़ रहा था। खैर, मेडिकल रूम के अंदर डॉक्टर जूलिया मिमी और बाकी के कुछ चुने हुए रिफ्यूजीज को समझाती है कि लूका की जान बचाने के लिए उन्हें तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। जिस दौरान उन्हें लूका की मेकअप वाली बॉडी भी दिखाई जाती है, जो सब सच समझ रहे थे। तभी लूका सबके सामने दौरे पड़ने का नाटक भी करता है, जिससे सब और ज्यादा डर चुके थे। अब वो सब लोग बाहर जाके इस बारे में बाकी सबको बताते हैं और पूरे बंकर के अंदर डिप्रेशन का माहौल छा जाता है। इधर एशिया अपने रूम में वापस आने के बाद उन वीडियोस को वापस से देखती है, जिसके बाद उसने फोन कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। इधर कंट्रोल रूम में मनोरमा और उसकी टीम एक और कामयाब झूठ पर जश्न मना रहे थे, लेकिन डॉक्टर जूलिया को इस सब की वजह से एक भयानक पैनिक अटैक आ गया। मनोरमा उसे किस करके शांत करने की कोशिश करती है, पर जूलिया अब इस खेल से पूरी तरह टूट चुकी थी और उसे उन मासूम लोगों के साथ ये टॉर्चर पसंद नहीं आ रहा था। इसी वजह से मनोरमा और जूलिया के बीच में बहस हो जाती है। पर इतने में ही मनोरमा का भाई कायरो भी वहां पहुंच गया था, जो जूलिया को शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन जूलिया ने फैसला कर लिया था कि वो सबको सच्चाई बता देगी। इससे कायरो को इतना गुस्सा आ गया कि वो जूलिया को सीधा एक ब्रिज से नीचे धक्का दे देता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। क्या लगता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए अब इस बंकर में कितनों का खून बहेगा और मनोरमा इस मौत के खेल को कब तक छुपा पाएगी? खैर, तभी कहानी पास्ट में जाती है, जहां पता चलता है कि मनोरमा और कायरो ने बचपन से बहुत कुछ झेला था, जिसकी वजह से वो दुनिया के 1% लोगों से नफरत करते थे और उन्होंने फैसला करा था कि अगर वो उनके वीआईपी कल्चर को बदल नहीं सकते तो उन्हें खुद ही उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, जिसके लिए ही उन्होंने ये सब ड्रामा करा था। अभी प्रेजेंट में जब कुछ एम्प्लॉइज को जूलिया की लाश मिलती है तो कायरो और मनोरमा सबके सामने ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे उन्हें इस बारे में कुछ पता ही ना हो। इवन कायरो, जो एक बहुत बड़ा टेक स्पेशलिस्ट था, उसने सबसे कहा था कि जूलिया ने डिप्रेशन की वजह से खुद ब्रिज से कूदकर ये कदम उठाया है। जिस दौरान जब कुछ लोग सीसीटीवी देखते हैं तो उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा था, जबकि सच्चाई तो ये थी कि वो वीडियो खुद कायरो ने अपनी स्किल्स को यूज करके बनाई थी। इससे सबको कायरो की बात पर भरोसा हो गया और इसके कुछ ही देर बाद सारे रिफ्यूजीज को एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। तब मनोरमा उन्हें इन्फॉर्म करती है कि लूका की रेडिएशन पॉइजनिंग से मौत हो गई है और डॉक्टर जूलिया ने मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से अपनी जान दे दी है। इससे सब और ज्यादा दुखी हो गए थे, जो दुख तब और बढ़ जाता है जब मनोरमा अनाउंस करती है कि अब से सबको संभल कर खाने पीने की चीजें दी जाएंगी और बंकर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब जैसा कि पिछली रात मैक्स और गार्ड की लड़ाई के बारे में सबको पता था, तो सब राफेल को भी उस बात के लिए जलील करते हैं और साफ कहते हैं कि आगे से उसकी तरफ से ऐसी कोई हरकत ना हो। इसी सब का फायदा उठाते हुए मनोरमा ने मैक्स से वो टेजर गन भी वापस मांग ली थी, जिसके लिए ना चाहते हुए भी मैक्स को मानना पड़ता है। इसके बाद जब सब अपने कमरों में वापस आते हैं तो वहां गो कहता है कि जब भी वो नर्वस होता था तो अपनी पुरानी फोटोज देखता था, पर अफसोस यहाँ उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनते ही एशिया को गहरा पछतावा होता है कि उसने एन का फोन कचरे में क्यों फेंका। इसलिए वो फोन हासिल करने के लिए दिमाग चलाती है और ट्रियो के पास जाके बोलती है कि उसका एक कीमती ब्रेसलेट गलती से कचरे में गिर गया है, जिसे अब ट्रेस कंपैक्टर से निकाला जा सकता था। तब ट्रियो भी इस पर मान जाता है और एशिया उसके साथ ट्रेस कंपैक्टर्स वाले कमरे में चली जाती है। इसी दौरान कायरो कैमरा से गो और मिमी को इंटीमेट होते हुए देख रहा था। पर दोस्तों, अभी तक आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि अगर बाहर सब सही है
तो क्या अचानक इतने अमीर लोगों के गायब होने की वजह से कोई उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा होगा? इसका जवाब साफ था, बिल्कुल नहीं। असल में मनोरमा ने इस चीज की प्लानिंग भी पहले से कर रखी थी और उसने सभी अमीर लोगों से जानबूझकर एक वेकेशन पर जाने का वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा था, जिसमें सबने यही कहा था कि वो सब एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां सिग्नल नहीं आएंगे और किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन अब जैसा कि किसी के पास उनका फोन भी नहीं था तो कोई बाहर की दुनिया से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता, और अगर कोई बाहर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता तो फोन्स मनोरमा के पास होने की वजह से कॉल उनके बनाए गए रोगजन एआई के पास आती, जो एआई खुद सबके सोशल मीडिया को भी हैंडल कर रही थी और एआई के जरिए ही किसी से वीडियो कॉल पर भी बात करी जा सकती थी। ये इस वजह से भी पॉसिबल हो पा रहा था क्योंकि रोगजन एआई शुरुआत से ही सभी पर नजर रखे हुए थी, ताकि उनकी जिंदगी के हर एक डिटेल को सीखकर बाद में उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करा जा सके। वही रियल वर्ल्ड में इस वक्त गुओ का राइट हैंड ओसवाल्डो उसे लगातार कॉल कर रहा था, जिस दौरान रोगजन एआई उसे एक मैसेज भेजती है कि वो उसे बार बार कॉल करना बंद करे। वहीं दूसरी तरफ गंदे ट्रैश कॉम्पैक्टर्स के अंदर एशिया जब ट्रियो के सामने अपने ब्रेसलेट को ढूंढने का नाटक कर रही थी, तभी अचानक कॉम्पैक्टर्स मशीन एक्टिवेट हो जाती है। पर खुशकिस्मती से एशिया को जल्दी वो फोन मिल जाता है और वो ब्रेसलेट मिलने का बहाना बनाकर बाहर आ जाती है। पर अब तक ट्रियो ने एशिया के हाथ में फोन देख लिया था, जिसकी वजह से एशिया फंसने वाली थी, मगर वो रोती हुई बताती है कि इसमें उसकी मरी हुई बहन की आखिरी यादें हैं, जिसे सुनकर ट्रियो इस बारे में किसी को ना बताने का फैसला करता है। इधर जैसा कि मैक्स ने अभी तक टेजर गन वापस नहीं की थी, मनोरमा गुस्से में जैको को उसे छीन कर लाने के लिए भेजती है और खुद काफी दुखी मन के साथ जूलिया के वर्चुअल रूप से बात करती है ताकि वो उसे सॉरी कह सके। पर क्या एक असली खून करने के बाद मनोरमा का जमीर इस डिजिटल क्लोन से शांत हो पाएगा? खैर वहीं जैको जिम के अंदर मैक्स से टेजर मांगता है, जिस पर मैक्स उसे टेढ़ी स्माइल के साथ कहता है कि उससे वो टेजर कहीं खो गया है। इस पर जैको को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो मैक्स को धमकी देता है कि वो उसे नीचे बेसमेंट के एक अंधेरे कमरे में अकेला बंद कर देगा, जो सुनकर वो उसे बताता है कि हाँ टेजर उसके ही पास है, लेकिन वो उसे नहीं देगा। इससे दोनों के बीच एक खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस दौरान शुरुआत में जैको मैक्स पर भारी पड़ रहा था, लेकिन जल्द ही मैक्स बेरहमी से उसका चेहरा एक बेंच पर पटकना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गुस्से में जैको एक बेसबॉल बैट उठाता है और मैक्स पर जोरदार वार करता है। इसकी वजह से मैक्स का एक हाथ डिसलोकेट हो गया था, जिसके अगले ही पल एक और गार्ड उन्हें रोकने के लिए अंदर आता है और मैक्स उस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जैको के मुंह पर एक ऐसा पंच मारता है कि जैको वही बेहोश होकर गिर पड़ा। अभी एशिया भी वहां से गुजर रही थी, जो मैक्स को खून से लथपथ देखकर तुरंत उसके पास भागती हुई आती है और बिना देर किए उसके डिसलोकेट हुए हाथ को झटके से उसकी जगह पर सेट कर देती है। इधर जैको को भी तुरंत मेडिकल रूम में भेज दिया गया था, जहां एक बार को तो उसकी मौत हो चुकी थी, पर मेडिकल टीम किसी तरह उसे झटके देकर दोबारा जिंदा कर लेती है। मनोरमा को ये तो समझ आ चुका था कि जिम का ये खून खराबा अब बंकर के अंदर एक नए तूफान की आहट है। अब वैसे जैको कोमा में जा चुका था और मुसीबत ये थी कि डॉक्टर जूलिया के मरने के बाद इस बंकर में कोई मेडिकल एक्सपर्ट बचा ही नहीं था। इस बात पर स्टाफ के बीच एक भयानक बहस छिड़ जाती है कि अब क्या किया जाए। या तो बाहर से किसी डॉक्टर को अंदर लाया जा सकता था या फिर जैको को बाहर किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सकता था। तभी मनोरमा को याद आता है कि एशिया भी एक मेडिकल स्टूडेंट है, इसीलिए वो तुरंत एशिया को खींचकर इन्फर्मरी ले आती है, जहां एशिया ने जैको को सही दवाई का एक इंजेक्शन दे दिया था, जिससे फिलहाल वो स्टेबल होकर अपनी आंखें खोल लेता है। इसके बाद मनोरमा मैक्स को एक अलग कमरे में बुलाकर उसे सुनाती है और खुद उसे टेजर गन वापस छीनकर सीधा उसके शरीर पर मार देती है। तब तेज इलेक्ट्रिक शॉक से मैक्स के चीख निकल गई थी और मनोरमा ने साफ कह दिया था कि अगर आगे से उसने अपनी हद पार की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। अब जब बंकर के अंदर ये सब चल रहा था, तब बाहर की झूठी दुनिया में एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो मनोरमा के इस पूरे मास्टर प्लान को हिलाकर रख देता। असल में ओसवाल्डो गो के मैसेज के बाद भी लगातार कॉल कर रहा था, पर जब गो कॉल नहीं उठाता तो ओसवाल्डो बेहद एक्साइटेड आवाज में एक वॉइस नोट भेजता है कि उसे वो खबर मिल गई है जिसका वो पिछले 20 साल से इंतजार कर रहा था। ये सुनते ही सीरो के कान खड़े हो जाते हैं, मगर वो खबर थी क्या? खैर इसी बीच एक टनल के अंदर बंकर का एक एम्प्लॉय कुछ रिफ्यूजीज के ग्रुप को लेकर बंकर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचता है, जहां उन्हें बड़े बड़े रेडियोस दिए जाते हैं ताकि वो बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन जाहिर सी बात थी कि ये सब झूठ था और अगर कोई उनसे कांटेक्ट करेगा भी तब भी उस बंदे को मनोरमा ने सेट कर रखा होगा। तभी उस रेडियो से एक ऐसी आवाज आती है जिसे सुनकर सबके जिस्म में एक ठंडक दौड़ जाती है। अचानक मिमी के रेडियो पे एक सिविलियन प्लेन के पायलट की आवाज आ रही थी जो इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांग रहा था। ये भी स्टाफ का एक नया प्री रिकॉर्डेड
झूठ था ताकि उन्हें झूठ को सच दिखाया जा सके। तभी खेल और खौफनाक हो जाता है क्योंकि रिकॉर्डिंग के हिसाब से वो प्लेन सही वक्त पर लैंड नहीं कर पाता और क्रैश हो जाता है। इससे सारे रेफ्यूजीज और ज्यादा डर गए थे और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मनोरमा के इस मास्टर प्लान पर सवाल खड़े कर सके। इसी वजह से बंकर के अंदर कई रेफ्यूजीज एक दूसरे का दर्द बांटने के लिए सपोर्ट ग्रुप शुरू करते हैं, जिसमें वो फिल्म डायरेक्टर ही एक नकली थेरेपिस्ट बनकर उनकी बातें सुन रहा था। इधर राफेल ने तो अलग ही नशे कर रखे थे क्योंकि फ्रेड्स की वजह से वो इतना ज्यादा टूट गया था कि उसे बंकर की एआई रोगजन से ही प्यार हो जाता है। इस बारे में वो गो को पूल में बताता है, जिस पर गो उसे सजेस्ट करता है कि उसे फ्रेडा को भूलकर नई गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। इसलिए अब राफेल भी पास मौजूद एक स्टाफ मेंबर इंग्रेड के पास जाता है और उसे अपने साथ ड्रिंक पीने के लिए इनवाइट करता है। दूसरी तरफ एशिया मैक्स के जख्मों पर स्टिचेस लगा रही थी, जिस दौरान उसे बार बार अपनी मरी हुई बहन एन की याद भी आ रही थी, जिससे एशिया इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है कि वो टांके पूरे किए बिना ही वहां से बाहर चली गई। तब मैक्स हैरान होकर उसके पीछे भागता है और कॉरिडोर में उसे रोककर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे इस बदले हुए बिहेवियर का जवाब चाहिए। तभी एशिया मैक्स के सीने पर हाथ मारकर कहती है कि वो एक ऐसा दरिंदा है जिसने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी और वो उससे बेहद नफरत करती है। लेकिन जब वो उससे नफरत के ये शब्द बोल रही थी तब उसके दिमाग के किसी कोने में मैक्स को जोर से किस करने का एक खौफनाक ख्याल चल रहा था, जो काफी अजीब था और ये बात साफ इशारा कर रही थी कि एशिया कहीं ना कहीं मैक्स को पसंद करती है। इधर कंट्रोल रूम के अंदर मनोरमा और उसकी टीम ओसवाल्डो का एक और वॉइस मैसेज देख रही थी, जिसमें ओसवाल्डो गो से कांटेक्ट करने के लिए इस हद तक डेस्परेट हो चुका था कि उसने अब मदद के लिए सीधा एक एम्बेसडर को कॉल करने की धमकी दे डाली थी। ये सुनते ही मनोरमा के हाथ पैर फूल गए और वो बिना सोचे समझे रोगजन एआई को ऑर्डर देती है कि वो तुरंत गो का एक वर्चुअल क्लोन तैयार करे ताकि ओसवाल्डो को संभाला जा सके। तब काइरो उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि एआई के पास गो का पूरा डाटा नहीं था, लेकिन मनोरमा उसकी एक न सुनती। अब क्या ओसवाल्डो इस फेक गो के जाल से बच पाएगा? खैर, कंट्रोल रूम में बैठी टीम फेक गो एक्टिव करके उसकी बातें ओसवाल्डो से करवाती है, जो स्क्रीन पर गो को देखते ही बड़ी खबर सुनाता है कि वो उस कंपनी को खरीदने के बिल्कुल करीब है जिसके पीछे गो पिछले 20 साल से हाथ धोकर पड़ा था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि उस कंपनी का सीईओ सिर्फ और सिर्फ गो से आमने सामने बात करना चाहता है। अब गो तो यहाँ 900 फीट नीचे कैद था, इसलिए काइरो दिमाग चलाकर फेक गो से कहलवाता है कि अब वो कोई नई कंपनी नहीं खरीदना चाहता, बल्कि वो अपनी सारी कंपनीज को बेचकर उन पैसों से गरीब लोगों की मदद करेगा। ये सुनकर ओसवाल्डो के होश उड़ जाते हैं। उसको इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन वो गो की जिद के आगे झुक जाता है और उससे कहता है कि वो उस सीईओ को उसी से डील करने के लिए राजी करने की कोशिश करेगा। अब बात खत्म करते करते ओसवाल्डो ने एक अजीब बात कही थी कि वो सीईओ अपनी कंपनी तभी बेचेगा जब BJ3 इस डील का हिस्सा होगा। ये सुनते ही कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया और टीम पूरे इंटरनेट पर BJ3 को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन BJ3 आखिर क्या था इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। तब कॉल कट होने के बाद काइरो रोगजन एआई की पूरी ताकत से एक शब्द BJ3 का राज ढूंढने में लग जाता है। जिस दौरान मनोरमा अचानक आई इस मुसीबत से पैनिक कर रही थी, तब उसे याद आता है कि बचपन में उसे और काइरो को स्कूल के बच्चे बहुत परेशान और हैरास करते थे और मनोरमा हमेशा एक बड़ी बहन की तरह काइरो को संभालती थी। फिर एक दिन जब वो दोनों घर लौटे तो उन्हें उनकी माँ का छोड़ा हुआ एक नोट मिला, जिसमें उन्होंने उनसे माफी मांगते हुए उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया था। इसकी वजह से दोनों भाई बहन को एक ऑर्फनेज में अपना जीवन काटना पड़ा और दोनों ने दिन रात पढ़ाई करके स्कॉलरशिप्स जीतकर कॉलेज में डिग्री हासिल करी, जिसके बाद मनोरमा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगी थी, जहां प्रॉफिट्स को देखकर उसे एहसास हुआ कि अमीर लोग सिर्फ और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि काम करने वाले एम्प्लॉइज आज भी वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। बस वहीं से उसके दिमाग में इस बंकर का खौफनाक आइडिया आया था और वो यूरोप के सबसे अमीर लोगों को गायब करके उनका सारा पैसा ऐंठने का प्लान बनाने लगी। प्लान ये था कि रोगजन एआई उन अमीरों की परफेक्ट डिजिटल कॉपी बनाएगी और ये टीम उन क्लोन्स के जरिए बाहर उनका पूरा बिजनेस चलाएगी। अभी प्रेजेंट में रोगजन एआई अचानक अलर्ट देती है कि BJ3 असल में एन का सबसे प्यारा घोड़ा था, जो चैंपियन घोड़ों की नस्ल से था और उसकी कीमत कम से कम 40 मिलियन यूरोस थी। अब इसके बाद जब ओसवाल्डो का दोबारा कॉल आता है तो टीम फेक गो के जरिए उसे उस घोड़े को बेचने की परमिशन दे देती है, लेकिन अब एक और नई दीवार सामने खड़ी हो गई थी। ओसवाल्डो को घोड़े को बेचने के लिए उसके असली डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, जो गो के घर के अंदर एक तिजोरी में बंद थे, और क्योंकि अभी टीम के पास उस सेफ का कोड नहीं था, इसलिए फेक गो ओसवाल्डो से कल सुबह सीधा उसके घर जाने को कहता है, जिस दौरान वो ओसवाल्डो को सेफ का कोड बता देता और ओसवाल्डो घोड़े को बेच पाता।
इस पर ओसवाल्डो मान जाता है, लेकिन अब मनूरवा को किसी भी हाल में उस सेफ का कोड सुबह से पहले पता करना था। इधर गो और राफेल बार के अंदर इंग्रिड और एलिना के साथ महफिल जमाए बैठे थे। तभी मनूरवा अपने कंट्रोल रूम से इंग्रिड पर एक मैसेज देती है कि अब उसे ही गो के सेफ का कोड पता करना है। इसका मतलब इंग्रिड भी सबके बारे में जानती है, और जाने भी क्यों ना, वो भी स्टाफ मेंबर है। दूसरी तरफ जिम के अंदर मैक्स की नजर जमीन पर पड़ती है, जहां लड़ाई के दौरान जैको का एयर पीस गिर गया था। तब मैक्स उसे उठाकर अपने कान में लगाता है, जिससे उसे सीधा अपने बाप राफेल की आवाज सुनाई देती है। इससे वो समझ चुका था कि इस बंकर में उन सभी की जासूसी की जा रही है, लेकिन मैक्स कुछ कर पाता है कि तभी कंट्रोल रूम में बैठी टीम वहां सिंडी को भेजकर ईयरपीस वापस मंगवा लेती है और मैक्स का इलाज करवाने उसे जबरदस्ती इन्फर्मरी ले जाती है। उस वक्त एशिया भी इन्फर्मरी में जैको का चेकअप कर रही थी, जो होश में आते ही एशिया के साथ लगातार फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिस दौरान मैक्स अंदर आके एशिया को पूरी तरह इग्नोर कर देता है, जिससे एशिया रोते हुए वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद मैक्स गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वहां रखा डिसइंफेक्टिंग अल्कोहल ही पीने लगता है और सिंडी से पूछता है कि इस बंकर के माइक्रोफोन्स कहां छुपाए गए हैं। इस बात से सिंडी के पसीने छूटने लगे थे, मगर वो डर कर भी इससे साफ मुकर जाती है कि उसे कुछ नहीं पता। वहीं कॉरिडोर में एशिया को ट्रियो मिलता है, जिसे देखकर एशिया उसके गले लगकर रोने लगती है, जो देखकर ट्रियो भी हैरान था। दूसरी तरफ मनूरवा को यह देखकर बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि सच तो यह था कि ट्रियो एशिया का कोई सच्चा दोस्त नहीं, बल्कि उसे भी एशिया पर नजर रखने के लिए ही डिप्लॉय किया गया था। इसी बीच दादी विक्टोरिया और फ्रीडा की मुलाकात मिमी से होती है, जिसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। मिमी उनसे गो के बारे में पूछ रही थी, जो काफी देर से गायब था, और वहीं इंग्रिड गो के ग्लास में लगातार शराब भरे जा रही थी, जिस दौरान वो उसे अपने जाल में फंसाने के लिए अपनी माँ के मौत की एक झूठी और इमोशनल कहानी सुनाती है और उसके साथ ओपन फ्लर्ट करने लगती है। तब राफेल और एलेना भी आपस में बातें करने लग गए थे, जो अपने अपने टूटे हुए रिश्तों के दर्द को बांटते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसी वक्त मैक्स बार के अंदर घुस जाता है, जो ईयर पीस पर अपने बाप का ऑडियो सुनने के बाद उनकी सेफ्टी को लेकर बेहद परेशान था। अब जैसा कि मैक्स इंग्रिड के पूरे प्लान को खराब कर रहा था, इसीलिए मनूरवा दोबारा सिंडी को इशारा करती है कि मैक्स को वहां से बाहर निकाले, लेकिन तभी मैक्स को देखकर गो नशे में अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और खुद ही वहां से उठकर चल देता है। तब इंग्रिड उसे पीछे से पकड़कर कहती है कि उसने अपने कपड़ों में शराब की कुछ मिनी बोतल्स छुपा रखी हैं, जो सुनकर गो उसके साथ एक सुनसान ऑफिस के अंदर ले जाता है, ताकि वो वहां बैठकर अकेले में ड्रिंक कर सके। लेकिन थोड़ी देर में वहां फ्रीडा ने उन दोनों को देख लिया था, जिसके बारे में वो मिमी को बता देती है, जो अपने पति को वापस लाने के लिए जाने लगी थी, और मनोरवा ने इंग्रिड को भी इस बारे में बता दिया था। इवन मिमी को रोकने के लिए मनोरवा एलिवेटर को भी बीच में रोक देती है, लेकिन मिमी इस वक्त गुस्से में बिना डरे एलिवेटर के दरवाजे को खोल लेती है और बाहर निकलकर ऑफिस के पास जाने लगती है। इधर ऑफिस के अंदर इंग्रिड गो के साथ एक नोटी गेम खेल रही थी, जिस दौरान ही वो गो से उस कोड के बारे में बताने को कहती है, और शराब के नशे में गो भी वो कोड बता देता है। इससे मनोरवा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, क्योंकि वो कोड मिल चुका था, जिससे 40 मिलियन यूरोस सीधा उनके होने वाले थे। आगे जब गो और इंग्रिड एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, तभी उस ऑफिस का दरवाजा एक जोरदार झटके के साथ खुलता है और मिमी अंदर आते ही गो पर चिल्लाते हुए उससे ब्रेकअप कर लेती है। आगे अपने अपार्टमेंट में वापस आने पर गो देखता है कि एशिया अभी भी एन के फोन में उसके वीडियोस देख रही थी। तब वो गुस्से में एशिया से फोन छीन लेता है और सीधा मैक्स को ढूंढने निकल पड़ता है। मैक्स को देखते ही गो उस पर ताबड़तोड़ मुक्के मारना शुरू कर देता है और जानने की कोशिश करता है कि उसने ये फोटोज एशिया को दिखाकर हालात को और बदतर क्यों बना रहा है। अब जब गो मैक्स को बेरहमी से पीट रहा था, तभी फ्रीडा पीछे से आकर एक गुलदस्ता गो के सर पर मार देती है। इससे गो होश में आके शांत हो गया था, जिसके बाद फ्रेडा मैक्स को वहां से जाने के लिए कहती है और मैक्स के वहां से जाते ही फ्रेडा गो पर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद गो से माफी मांगता है और दोनों एक दूसरे को गले लगने लगते हैं। जिसके अगले ही पल दोनों ने अचानक एक दूसरे को बेहद वाइल्ड तरीके से किस भी कर लिया था। खैर यहाँ एक होश उड़ा देने वाला राज खुलता है। फ्रेडा और गो का पिछले 20 साल से सीक्रेट अफेयर चल रहा था। अब जबकि फ्रेडा का डिवोर्स होने वाला था और गो भी अकेला था, तो फ्रेडा उसके साथ एक ऑफिशियल कपल बनना चाहती थी। दूसरी तरफ जिम में एशिया मैक्स के पास जाके उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से गो ने मैक्स पर हमला किया, जिस पर मैक्स एशिया पर चिल्ला उठता है और कहता है कि तुम्हारा पूरा परिवार एक नरक है, जिसे जिंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं आता, और वो एशिया से बेहद नफरत करता है। खैर मैक्स के जाने के बाद एशिया का बुरा ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि उसे आखिरकार इस सच को कबूल करना ही पड़ रहा था कि वो अंदर ही अंदर मैक्स को पसंद करने लगी थी। अब इसके अगली सुबह ओसवाल्डो किसी तरह गो के घर पहुंचता है और उसके फोन पर कॉल लगाता है। इधर कंट्रोल रूम से फेक गो कॉल रिसीव
करता है और ओस्वाल्डो उससे सेफ का वो 8 डिजिट का कोड मांगता है, जिसे सुनकर मनोरमा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास इंग्रिड के जरिए सिर्फ 7 डिजिट्स ही आए थे और सिर्फ एक मिसिंग नंबर उनका पूरा मिलियन ऑफ यूरोस का प्लान मिट्टी में मिला सकता था। और क्या मनोरमा इस मुश्किल से निकल पाएगी? यही सोचकर मनोरमा का दिमाग खराब हो रहा था। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। ओस्वाल्डो उन 7 नंबर्स को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो एन का बर्थडे है और वो आखिरी नंबर खुद ही डायल करके सेफ को खोल लेता है। ओस्वाल्डो को सेफ से सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और फेक गुओ उसे जल्दी से डील क्लोज करने को कहता है क्योंकि उसके पास उसके लिए एक और काम था। दरअसल इन सालों में मनोरमा और कायरो ने कई झूठी और फेक स्टार्टअप कंपनीज खोली थी। उनका प्लान ये था कि वो फेक गुओ के जरिए ओस्वाल्डो को मजबूर करेंगे कि वो उन फेक कंपनीज को बहुत बड़े दाम पर खरीद ले, जिससे उनका सारा ब्लैक मनी वाइट हो जाए। पर अभी वो ओस्वाल्डो को इस बारे में नहीं बताते। खैर वहीं मैक्स कैमरा से बचते हुए एक कैंची चुराता है और उसे अपनी पैंट्स में छुपाकर बेडशीट के अंदर छुपा जाता है, जिस दौरान वो अपने ब्रेसलेट को काटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन स्मार्ट ब्रेसलेट इतना मजबूत था कि उस पर एक खरोंच तक नहीं आती। उसी वक्त राफेल कमरे में वापस आता है। वो पूरे रात एलेना के साथ शराब पीकर पड़ा था और राफेल को फ्रेडा के खिलाफ जाकर ऐसा करने के कारण पर बहुत गिल्टी फील हो रहा था। लेकिन मैक्स उसे कहता है कि उसे फ्रेडा को हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए और एलेना के साथ इस नए रिश्ते को खुले दिल से अपना लेना चाहिए क्योंकि इस नरक में अब उनका कोई नहीं बचा था। इसके बाद मैक्स सीधा मनोरमा के पास जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि उनके माइक्रोफोन्स उनके ब्रेसलेट्स के अंदर ही छुपाए गए हैं। मनोरमा इस बात को कंफर्म तो नहीं करती बल्कि हंसते हुए समझाती है कि इतने एक्सट्रीम सिक्योरिटी मेजर्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जल्दी या देर से इस बंकर में रहने वाले सारे अमीर परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। तभी मैक्स चालाकी से अपने पैर से एक केबल को खींच देता है जिससे डेस्क पर रखा एक लैपटॉप नीचे गिर गया। तब मनोरमा घबराकर उस लैपटॉप को उठाने के लिए नीचे झुकती है और मैक्स उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर डेस्क पर रखा एक सीक्रेट मैप चुराकर तेजी से अपने कपड़ों में छुपा लेता है। उधर स्पा के अंदर फ्रेडा और गो अपने रिश्ते के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो तब शुरू हुआ था जब वो दोनों स्कूल में पढ़ते थे। फ्रेडा को लगता था कि वो गो की बाकी लवर्स की तरह नहीं है और वो उनके बीच एक प्रॉपर रिश्ता चाहती है। बातें करते करते दोनों सारी हदें पार कर देते हैं और फिर से करीब होने लगते हैं। बाद में जब गो वहां से चला गया तो इंग्रिड फ्रेडा को मसाज देने के लिए अंदर आई। फ्रेडा उसे देखते ही बार वाले हादसे का जिक्र करती है और एक जहरीली मुस्कान के साथ इंग्रिड को वार्न करती है कि वो आगे से गो से दूर रहे क्योंकि अब गो पर सिर्फ उसका हक था। इसी बीच मिमी बीमार हालत में पूरे बंकर में भटक रही थी। वो किसी तरह एलिवेटर लेकर डोम तक पहुंचती है और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। कुछ ही देर बाद जब उसे होश आया तो उसका जिस्म आग की तरह जल रहा था, इसलिए वो तड़पते हुए अपने कुछ कपड़े उतार देती है और सीधा एक कांच के दरवाजे के पास पहुंचती है। वो सीधा कंट्रोल रूम में घुस आई थी, जहां कंट्रोल रूम की टीम तुरंत उसे रेस्क्यू करके इन्फर्मरी पहुंचाती है और एशिया को उसकी देखभाल के लिए बुलाया जाता है। लेकिन एशिया डर कर कहती है कि वो अभी सिर्फ एक स्टूडेंट है और उसके पास इतनी ट्रेनिंग नहीं है कि वो बड़ी बीमारी का इलाज कर सके। तभी मनोरमा कहती है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, रोक्सन एआई सब संभाल लेगी, बस मिमी के सिम्टम्स और वाइटल साइंस को सिस्टम में फीड करना था। तब एशिया भी ऐसा ही करती है और रोक्सन एआई मिमी के सारे डेटा और ब्लड सैंपल को स्टडी करके बताती है कि मिमी की किडनीज फेल हो चुकी हैं और उसे जिंदा रहने के लिए तुरंत एक डायलिसिस मशीन की जरूरत है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इस पूरे हाईटेक बंकर के अंदर एक भी डायलिसिस मशीन नहीं थी। तब रोक्सन एआई कुछ अल्टरनेटिव्स बताती है, जैसे एक स्पेशल डाइट और कुछ हैवी मेडिसिन। हालांकि उनसे मिमी के बचने के चांसेस बेहद कम थे। तब मिमी दर्द से तड़पते हुए एशिया से कहती है कि वो गो को उससे मिलने ना दे क्योंकि उस मर्द का स्ट्रेस उसे मिटा रहा था। खैर इसके कुछ देर बाद जब गो वहां पहुंचता है तो एशिया नियम का बहाना देके उसे अंदर जाने से साफ मना कर देती है। साथ ही ये भी बताती है कि अगर ये अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट काम नहीं किया तो मिमी अगले 72 घंटों के अंदर मर जाएगी। ये सुनकर गो सीधा बार में जाकर शराब पीने लगा। वहां उसे मैक्स मिलता है जिससे वो अपने पुराने भेदभाव के लिए माफी मांगता है और बताता है कि मिमी मौत की कगार पर है। तब मैक्स जो अंदर से एक अच्छा इंसान था वो गो को प्रॉमिस करता है कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा और तुरंत एशिया को लेने के लिए भागता है। वो एशिया का हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती खींचकर बाथरूम के अंदर ले जाता है, जिससे वहां खड़ा जैक को कैमरास पर साफ देख लेता है। वहां जैसे ही दोनों बाथरूम के एक स्टॉल के अंदर बंद होते हैं, मैक्स तुरंत अपनी पॉकेट से कुछ व्हाइट कार्ड्स निकालता है और उन पर लिखकर
एशिया को इशारा करता है कि वो जैसा बोल रहा है वैसा ही नाटक करे, क्योंकि इस वक्त उनकी जासूसी की जा रही है। इस दौरान बाहर जैको हेडफोन्स लगाए बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था, जिस दौरान मैक्स मुंह से एशिया के साथ उनके आपस के रिश्ते और प्यार नफरत की झूठी बहस कर रहा था, जबकि उन कार्ड्स के जरिए वो एशिया को बंकर से भागने और मिमी को बचाने का प्लान दिखा रहा था। अभी जैको को लग रहा था कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं, पर असल में मैक्स इस बंकर की दीवार तोड़ने की तैयारी कर चुका था। उसने जो सीक्रेट मैप चुराया था उसमें उसे पास ही एक हॉस्पिटल का पता चला था, जहां जाके मिमी की जान बचाई जा सकती है। खैर उसी के बारे में बताते हुए वो मनोरमा से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक टीम बाहर भेजकर वहां से डायलिसिस मशीन मंगवा ले, लेकिन पत्थर दिल मनोरमा ने किसी को भी बाहर भेजने से साफ मना कर दिया था। इसलिए मैक्स फैसला करता है कि वो खुद इस बंकर की कैद तोड़कर बाहर जाएगा। तब एशिया ये देखकर डर जाती है और मना करने के लिए मुंह खोलती है, पर मैक्स तुरंत कार्ड दिखाकर उसे याद दिलाता है कि बाहर जैको उन्हें सुन रहा है, इसीलिए नाटक चालू रखो। तब एशिया अपनी घबराहट को छुपाने के लिए मुंह से चिल्लाते हुए मैक्स के सामने अपने दिल की सारी बातें उगलना शुरू कर देती है और रोते हुए अपने असली प्यार का इकरार करने लगती है कि वो बचपन से मैक्स को पसंद करती है, बस कभी उसे मैक्स के साथ रहने का मौका नहीं मिला। इस पर मैक्स भी सुन रह जाता है, पर अभी वो अगला कार्ड दिखाता है जिसमें लिखा था कि इस डेंजरस मिशन के लिए उसे एशिया की मदद चाहिए थी, जिस पर एशिया भी मान गई थी। तब मैक्स चालाकी से अपने ही हाथ पर जोर से किस करता है ताकि हेडफोन्स पर ऐसी आवाज आए जैसे दोनों एक दूसरे को वाइल्ड तरीके से किस कर रहे हो। उसी दौरान एशिया समझ जाती है कि मैक्स इस बंकर का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम शट डाउन करना चाहता है, और ऐसा करने के लिए उन्हें सबसे पहले रोगजन एआई को इस बंकर से डिस्कनेक्ट करना होगा, क्योंकि वो मशीन हर वक्त हर जगह देख सकती थी। प्लान के मुताबिक अब से वो दोनों सबके सामने एक झूठे रिलेशनशिप का नाटक करेंगे ताकि उन्हें रात के वक्त एक दूसरे के रूम्स में देर तक रुकने का बहाना मिल सके और गार्ड्स उन पर शक न करें। अब क्या एक नकली किस और झूठे प्यार का ये नाटक उन्हें इस हाईटेक जहन्नुम से आजादी दिला पाएगा? खैर अभी बाहर आके वो कैमरास के सामने एक दूसरे के साथ बेहद स्वीट और रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं, जिस दौरान जैको जलन के मारे आग बबूला हो रहा था। फिर कुछ देर बाद एशिया जब इन्फर्मरी में मिमी को चेक करने जाती है तो वहाँ पहले से ही दादी विक्टोरिया मौजूद थी। विक्टोरिया मिमी के हालात देखकर कहती है कि वो मिमी को अपने लग्जरियस अपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकती हैं, जहां उनकी पर्सनल नर्स उसकी देखभाल करेगी। मिमी को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और वो सब मिलकर उसे विक्टोरिया के रूम में ले जाते हैं, जिसके बाद नर्स के बाहर जाने पर विक्टोरिया मिमी के साथ अपनी सिगरेट शेयर करती है और कैंसर ट्रीटमेंट का एक मेडिसिन पैच भी मिमी के जिस्म पर लगा देती है। इससे दोनों अमीर औरतें हद से ज्यादा नशा कर चुकी थीं। इस वक्त नशा इतना हो गया था कि दोनों बीमार औरतें एक दूसरे के बेहद करीब आ जाती हैं। वहीं अब तक मनोरमा ने ओसवाल्डो के दिमाग में स्टार्टअप कंपनीज को खरीदने की बात डाल दी थी, जिसे सुनकर ओसवाल्डो फिर से फेक गुओ से बात करता है और काफी परेशान आवाज में कहता है कि गुओ जिन अजीब और नई स्टार्टअप कंपनीज को खरीदने के लिए कह रहा है उनमें बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए उन्हें थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए। लेकिन फेक गुओ अपनी बातों के जाल में ओसवाल्डो को इस तरह फंसाता है कि ओसवाल्डो बिना सोचे समझे उन सारी फेक कंपनीज को लगातार खरीदने के लिए राजी हो गया। इधर मैक्स अपने रूम में राफेल से साफ शब्दों में कहता है कि आज रात एशिया यहाँ आने वाली है, इसलिए जब वो आए तो वो कोई सवाल ना पूछे। तब राफेल अपने बेटे के इस भरोसे को देखकर अंदर से पिघल जाता है। उसे लगता है कि अब वक्त आ गया है एक ऐसी सच्चाई बताने का जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगी। इसलिए राफेल मैक्स के सामने रोता हुआ एक होश उड़ा देने वाला इकरार करता है। मैक्स, मैंने कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही इसलिए नहीं दी थी कि तुम जिम्मेदारी सीखो, बल्कि इसलिए दी थी क्योंकि गो ने मुझे धमकी दी कि अगर तुम जेल नहीं गए तो वो तुम्हें जान से मार देगा। मैक्स ये सुनकर आग बबूला हो जाता है, पर राफेल मैक्स को समझाता है कि उस हादसे के बाद भी वो गो का दोस्त सिर्फ इसलिए बना रहा क्योंकि एक बाप ने अपनी बच्ची को खोया था और वो उस टूटे हुए बाप के गुस्से को गलत नहीं ठहरा सकता था। ये सुनकर मैक्स की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे आखिरकार एहसास होता है कि उसके बाप ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को कितना बड़ा दुख दिया था, जबकि वो खुद भी उसे काफी मिस कर रहा था। इसलिए मैक्स अपने बाप को गले लगाकर दिल से माफ कर देता है। खैर अब राफेल भी एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बिना देर किए एलिना को कॉरिडोर में जोर से किस कर लेता है और अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एलिना के साथ एक नया सफर शुरू करने का फैसला
फैसला करता है। पर तभी पूरे बंकर की सारी लाइट्स अचानक रेड अलर्ट पर फ्लैश होने लगती हैं। लेकिन वो अलर्ट सिर्फ कुछ पलों का था। इसके अगली सुबह जिम के अंदर गुओ और फ्रेडा बास्केटबॉल खेलते हुए अपने रिश्ते पर चर्चा कर रहे थे, जहां गुओ बताता है कि वो फ्रेडा के साथ कोई स्टेडी यानी परमानेंट रिलेशनशिप नहीं रख सकता, क्योंकि इस वक्त उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसकी बेटी एशिया और राफेल के साथ उसकी दोस्ती थी। इससे फ्रेडा का दिल टूट जाता है और वो गुओ को कहती है कि अगर तुमने अपना दिमाग नहीं बदला तो यह हमारा एक साथ आखिरी वक्त है। इसके बाद गुओ सीधा राफेल के पास जाता है और बताता है कि जब गुओ ने अपनी मरी हुई पत्नी का फोन चेक करा था तो उसे पता चला था कि खुदकुशी करने से पहले उसने राफेल से बात करी थी। इस पर राफेल सच बताता है कि उसने कॉल इसलिए करा था ताकि वो समझा सके कि उसके दिल में राफेल या मैक्स के खिलाफ कोई नफरत या शिकवा नहीं है, पर वो अपनी बेटी के मरने वाली बात को नहीं पचा पा रही। ये सुनकर गुओ भी शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स के बेडरूम में मैक्स का खेल शुरू हो चुका था। मैक्स और एशिया सबसे पहले एक जैकेट से रोक्सेनियाई के कैमरा को कवर कर देते हैं और सर्जिकल टेप से अपने अपने ब्रेसलेट्स पे स्पीकर्स को जोर से बांध देते हैं। उन स्पीकर्स पर उन्होंने तेज म्यूजिक चला दिया था ताकि उनकी आवाज माइक्रोफोन्स तक ना पहुंचे और वो अकेले में असली बातें कर सकें। दोनों इस बंकर से भागने के लिए एक साथ काम करने पर राजी थे, जिस मौके का फायदा उठाकर एशिया मैक्स से माफी मांगती है कि उसने पिछले कुछ दिनों में मैक्स के साथ कितना घटिया बिहेव किया था। इस पर मैक्स उसे चुप करवाता है और धीरे से बताता है कि उसे एक हिडन इमरजेंसी एग्जिट का साइन मिला है, जो ऊपर छत में बनी एक सीक्रेट सीढ़ी है, जहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कोई रास्ता ढूंढना होगा। तब एशिया दिमाग चलाती है और कहती है कि उसे केमिकल बॉम्ब बनाना आता है, जिससे गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए वो एक जोरदार धमाका करेगी। लेकिन उससे पहले उन्हें रोक्सेनियाई को इस ब्लॉक से काटना होगा और इसके लिए उन्हें एक दीवार को ड्रिल करके उसके अंदर के केबल्स को काटना पड़ेगा। तब मैक्स इस पर मानकर आगे की जांच करने के लिए बाहर निकल जाता है और एशिया से कहता है कि वो उसके रूम में ही सेफ रहे। उसी वक्त बंकर के एक दूसरे हिस्से में फ्रेडा गुओ को जलन के मारे पागल करने के लिए एक घटिया चाल चल रही थी। वो एक ऐसी जगह पर गार्ड जेको के साथ इंटीमेट हो रही थी जहां से गुओ उन्हें साफ देख सकता था। इसी दौरान बाहर की दुनिया में ओसवाल्डो मनूरवा की उस झूठी और फेक कंपनी के ऑफिस में पहुंच चुका था, जहां जेक कुछ ही मिनट्स बाद वो गुओ को कॉल लगाता है और परेशान होकर बताता है कि किसी और पार्टी ने इस कंपनी को खरीदने के लिए उनसे भी बड़ा ऑफर दे दिया। असल में ये गुओ से और ज्यादा पैसे लूटने के लिए मनूरवा का एक नया और शातिर ट्रिक था, जिस दौरान फेक गुओ ओसवाल्डो से ज्यादा पैसे लगाने को कहता है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में वो कंपनी चाहिए थी। इधर अब तक मैक्स अपने रूम में वापस आ गया था, जो अपने साथ जिम के कुछ छोटे टूल्स और किचन से चुराए हुए कटलरी, चाकू और चम्मच लाया था। अब उन्हें दीवार तोड़नी थी, पर आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए थी। इसलिए मैक्स और एशिया दिखावा करते हैं कि वो एक साथ बेडरूम में शावर लेने जा रहे हैं, जिस दौरान उन्होंने बाथरूम के स्पीकर्स पर लाउड म्यूजिक ऑन कर दिया था और जिम टूल से दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लग गए थे। वहीं फेक गुओ अभी ओसवाल्डो को किसी भी कीमत पर वो कंपनी खरीदने के लिए बोलने ही वाला था कि तभी मैक्स दीवार के अंदर से बड़े बड़े केबल्स को काट देता है, जिससे पूरे सिक्योरिटी सिस्टम शट डाउन हो गया और कॉल भी अचानक बंद हो जाती है। तभी ओसवाल्डो को अपने फोन की स्क्रीन पर रोकजन शब्द शो होता है, जो देखकर वो तुरंत गुओ को दोबारा कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल सीधा वॉइस मेल पर चली जाती है। तब तंग आकर ओसवाल्डो स्टार्टअप कंपनी से निकलने का फैसला करता है और वही बंकर के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। मनूरवा और कायरो तेजी से रोक्सेनियाई को रीसेट करने के लिए कोशिश करते हैं, जबकि एशिया स्टॉपवॉच लेकर ट्रैक कर रही थी कि उन्हें सिस्टम रीस्टार्ट करने में कितना वक्त लगता है। वहीं मैक्स ने जल्दी से दीवार के उस सीक्रेट गड्ढे को वापस कवर कर दिया ताकि कोई उन्हें पकड़ न सके। खैर, वहीं जब ओसवाल्डो कार में बैठकर निकलने ही वाला था, तभी एआई रीसेट हो जाता है और फेक गुओ उसे कॉल करके शहर में एक और रात रुकने के लिए राजी कर लेता है। तब ओसवाल्डो पास के एक होटल में जाता है, जहां उसका रिजर्वेशन फेक गुओ ने पहले से करवाया था। इसका मतलब यह था कि मनूरवा ने उस रूम में पहले से खुफिया कैमरास लगा रखे थे, जिसके बाद वो रात भर ओसवाल्डो को झूठे टेक्स्ट भेजते रहते हैं ताकि वो सो ना सके और सुबह पेपर्स को ज्यादा पढ़े बिना ही कंपनी खरीद ले। इसके अलावा उन्होंने ओसवाल्डो की एक रेस्टोरेंट में बुकिंग भी करवा दी थी ताकि वो उनकी नजरों के सामने रहे। दूसरी तरफ मैक्स बंकर के अंदर सिक्योरिटी ऑफिस जाता है और गार्ड जेको के साथ बहस शुरू कर देता है। ये एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि एशिया पीछे से 2 नए ईयरपीस चुरा सके। बहस के दौरान जेको कहता है कि वो मैक्स की मां फ्रेडा के साथ इंटीमेट हुआ था। ये सुनकर मैक्स गुस्से में जेको को दीवार पर पटक देता है, लेकिन एशिया मामला बढ़ने से पहले ही मैक्स को वहां से ले जाती है, जिसके बाद मैक्स अपनी मां फ्रेडा के पास जाता है और उससे सच पूछता है कि जेको ने उसे ऐसा क्यों कहा और सबसे बड़ी चीज कि वो उससे तभी जेल में मिलने क्यों नहीं आई थी। इस पर फ्रेडा
ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर मैक्स को जहर खाने का मन करता है। उसका कहना था कि वो सच में जेको के साथ इंटीमेट हुई थी और उसका रीजन था कि वो गुओ को जलन फील करवा सके। ये सुनकर मैक्स के होश उड़ जाते हैं और फ्रेडा कहती है कि गुओ उसका सच्चा प्यार है और वो उस मर्द से कभी मिलने नहीं जा सकती थी, जिसके चलते गुओ को अपनी बेटी की मौत का दर्द झेलना पड़ा। ये सुनकर मैक्स गुस्से में अपनी माँ को सेल्फिश कहता है और वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। वहीं एशिया इस दौरान इन्फर्मरी से बचे हुए केमिकल्स और सामान चुरा रही थी, जहां मैक्स उसे ढूंढ लेता है। अपनी माँ के धोखे से टूटकर मैक्स रोने लगता है और एशिया को हक कर लेता है, जिसके बाद दोनों मैक्स के रूम में जाते हैं और बेडशीट के अंदर छुपकर एक दूसरे का साथ देते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन दोनों के परिवार घटिया हैं और उन्हें इस जगह से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी। जिसके बाद मैक्स अपने बाप राफेल के पास जाता है और उसे फ्रेडा और गुओ के 20 साल पुराने अफेयर का सच बता देता है, जिसे सुनकर राफेल बिल्कुल शांत हो गया और कुछ नहीं बोल पाया। खैर अगली रात मैक्स और एशिया बेडरूम में बेडशीट के अंधेरे का फायदा उठाकर अपने अपने स्मार्ट ब्रेसलेट्स निकाल फेंकते हैं, जिस दौरान जेको कैमरास पर यह देखकर मनोरमा को इन्फॉर्म करता है, लेकिन मनोरमा को लगता है कि वो दोनों सिर्फ अकेले में वक्त बिताने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वो इस बात को इग्नोर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ गुओ मिमी की हालत देखने के लिए विक्टोरिया के अपार्टमेंट पहुंचता है, जहां मिमी विक्टोरिया के पास लेटी हुई थी। मिमी उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी और विक्टोरिया गुओ पर ताना कस रही थी, जिसे चिढ़कर गुओ वहां से निकल गया। तब बाहर उसे राफेल मिलता है, जिसे देखकर गुओ अपनी किस्मत का रोना रोने लग गया था, लेकिन राफेल उसकी बात काट कर कहता है कि उसे एक आखिरी फेवर चाहिए। वो चाहता है कि गुओ फ्रेडा को समझाए ताकि फ्रेडा राफेल के पास वापस आ जाए। ये सुनकर गुओ समझ गया था कि राफेल को सब पता चल गया है, इसलिए वो इस बात के लिए हाँ बोल देता है और इसके बाद गुओ गुस्से में फ्रेडा को बाथरूम के अंदर खींच सजा देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फ्रेडा पलटवार करती है और गुओ के मुंह पर एक जोरदार सर मारकर कहती है कि अब उसका फ्रेडा पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब फ्रेडा जैसे ही गुओ को उसके घुटनों पर लाती है, तभी बाहर से राफेल आ जाता है और गुओ की आंखों में देखते हुए बताता है कि उसने उस फोन कॉल के बारे में झूठ बोला था। असल में गुओ की पत्नी ने अपनी मौत से पहले कॉल इसलिए किया था क्योंकि उसे गुओ के सारे अफेयर्स और धोखे के बारे में पता चल चुका था। इसी वजह से वो बस राफेल से ये जानना चाहती थी कि क्या उसका पति उससे कभी प्यार करता भी था या नहीं, जिस पर राफेल ने कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करता। ये सुनकर गुओ चिल्लाने लगता है कि उसकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार राफेल है, लेकिन राफेल बताता है कि उस रात उसकी पत्नी ने डिप्रेशन की 4 अलग अलग हैवी मेडिसिन खाई थी, इसीलिए उसकी मौत का असली जिम्मेदार सिर्फ खुद गुओ और उसका धोखा है। इधर बाहर की दुनिया में ओसवाल्डो उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां उसकी बुकिंग थी। वहां वो देखता है कि दूसरी टेबल पर इंग्रिड बैठी रो रही है और उसके साथ एक और औरत थी जो उसकी मां बनने का नाटक कर रही थी। जैसे ही इंग्रिड बालकनी की तरफ जाती है, ओसवाल्डो उसे दिलासा देने पहुंच जाता है और तब इंग्रिड उसे एक बड़े क्लब में चलने के लिए इनवाइट करती है। जब दोनों वहां डांस कर रहे थे, तभी मौका देखकर बंकर के एक दूसरे स्टाफ मेंबर ने ओसवाल्डो के ड्रिंक में नशा मिला दिया। वो क्लब में ओसवाल्डो के सारे फेवरेट गाने चलाते रहे ताकि वो रात भर पार्टी करता रहे। जिसके बाद सुबह होते होते ओसवाल्डो और इंग्रिड होटल रूम में पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों बेड पर जाते हैं, इंग्रिड के फोन पर मनोरमा का एक अर्जेंट कॉल आता है और वो बहाना बनाकर तुरंत वहां से निकल जाती है। तब ओसवाल्डो नशे और थकान में सोने की कोशिश करता है, पर तभी फेक गुओ का कॉल आ गया जो उसे सोने नहीं देता और ऑर्डर देता है कि वो अभी के अभी कंपनी के ऑफिस जाए और उस डील को तुरंत फाइनल करे। तब ओसवाल्डो भी बीमार हालत में उस ऑफिस में पहुंचता है जहां मनोरमा की टीम ने जानबूझकर एसी बंद कर रखा था। गर्म माहौल, हैंगओवर और थकान की वजह से ओसवाल्डो बिना कोई पेपर पढ़े सीधा 900 मिलियन यूरोस की फेक डील पर साइन कर देता है ताकि वो घर जाकर सो सके और इस तरह मनोरमा का प्लान कामयाब होने की वजह से वो 900 मिलियन यूरोस लूट लेते हैं। वहीं बंकर के अंदर एशिया जानबूझकर बाथरूम के सिंक को ब्लॉक करके मेंटेनेंस टीम को बुलाती है। फिर जैसे ही मेंटेनेंस एम्प्लॉय ट्रियो वहां पहुंचता है, मैक्स उसे पकड़ लेता है और एशिया केमिकल इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद एशिया तुरंत टार्सो की यूनिफॉर्म पहनती है और उसकी बॉडी को कचरे वाले कार्ट में छुपा देती है। अब सारे डोर्स बायोमेट्रिक होने की वजह से एशिया टार्सो की उंगलियों का इस्तेमाल करके मेंटेनेंस रूम का दरवाजा खोलती है और बॉम्ब बनाने का सामान चुरा लेती है। ये सब सही से होने के बाद मैक्स और एशिया फिर से बाथरूम दीवार के अंदर मौजूद मेन केबल्स को काट देते हैं, जिससे रॉकजन एआई हमेशा के लिए शट डाउन हो जाती है और कंट्रोल रूम के सारे स्क्रीन्स बंद हो जाते हैं। जिसके बाद बिना एक सेकंड गवाए दोनों स्टोर रूम की तरफ भागते हैं और वहां केमिकल बॉम्ब फिक्स कर देते हैं। जिसके बाद अफरा तफरी मचाने के लिए उन्होंने कॉरिडोर के सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स खोल दिए थे, जिससे पूरे बंकर में धुआं फैल गया। तभी एक धमाका होता है और बंकर की मेन पावर सप्लाई कट जाती है। इससे हर तरफ अंधेरा छा गया और लोग भागने लगे। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मैक्स सीक्रेट
सीक्रेट सीलिंग के पास पहुंचता है और इमरजेंसी एग्जिट की लोहे की सीढ़ियों को नीचे खींच लेता है। अब बाहर निकलने से पहले एशिया मैक्स को रेडिएशन से बचने वाली कुछ हैवी मेडिसिन देती है और दोनों एक एक करके नए ईयरपीस अपने कान में लगाकर एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। असल में एशिया अभी वहीं रहना चाहती थी जब तक ये कंफर्म न हो जाए कि बाहर सब सही है। इसी समय मैक्स तेजी से सीढ़ियों से ऊपर जाता है और एशिया उन सीढ़ियों को वापस ऊपर लॉक कर देती है ताकि सब कुछ नॉर्मल दिखे। वो दौड़कर वापस कमरे में जाती है और कटे हुए केबल्स को दोबारा जोड़ देती है, जिससे रोगजन एआई वापस एक्टिव हो गया। लेकिन तभी गार्ड जैको गुस्से में अंदर घुस गया, जिसके हाथों में ट्रियो की कैप लगती है और उसे बेड पर एशिया और ट्रियो एक साथ दिखते हैं, जो एशिया ने मामले को भटकाने के लिए किया था। तब जैको गुस्से में अपनी गन निकालता है और एशिया के सर पर तान कर उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए मजबूर करता है। वहीं बाहर की दुनिया में ओसवाल्डो एयरपोर्ट पर प्लेन में बोर्ड कर रहा था, तभी उसकी नजर एक बिलबोर्ड पर पड़ती है जहां वही एक्ट्रेस बनी थी जिसने इंग्रिड की मां का नाटक किया था। ये देखकर ओसवाल्डो तुरंत इंग्रिड का फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करता है, पर वो पेज गायब हो चुका था। तब वो क्लब और बार का नाम भी इंटरनेट पर ढूंढता है, पर कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इसके तुरंत बाद उसे याद आया कि उसने गो के सेफ में कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे थे जिन पर कमर लिखा था, और वही सोचकर ओसवाल्डो को एहसास हो जाता है कि उसके साथ 900 मिलियन यूरोस का धोखा हुआ है। इसलिए वो प्लेन को वापस घुमाने का ऑर्डर देता है। प्लेन के लैंड करते ही वो दौड़कर फेक कंपनी के ऑफिस पहुंचता है, पर सारे कमरे खाली पड़े थे, जिससे सदमे में आके ओसवाल्डो गो के नंबर पर कॉल लगाता है और चिल्लाते हुए पूछता है कि कॉलेज में उसका निकनेम क्या था। रोगजन एआई के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो शांत रहती है, जिससे ओसवाल्डो समझ जाता है कि ये कोई और है। जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करने की धमकी देकर फोन काट देता है। लेकिन ओसवाल्डो जैसे ही रास्ते पर पुलिस को कॉल डायल करने लगता है, तभी पीछे से इंग्रिड उसे धक्का दे देती है और सामने से लूका आकर ओसवाल्डो की गर्दन तोड़ देता है। जिसके बाद वो उसे एक चलते हुए ट्रक के सामने फेंक देता है। जिसके बाद लूका उसका फोन चुराकर वहां से गायब हो गया था और सबको यही लग रहा था कि यह सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट है। वहीं बंकर के अंदर इमरजेंसी अलार्म सुनकर विक्टोरिया मिमी को उठाने की कोशिश करती है, पर मिमी की मौत हो चुकी थी। अभी मेन कंप्यूटर को जैसे ही पता चलता है कि मिमी के ब्रेसलेट से वाइटल साइंस आने बंद हो गए हैं, मनोरमा एशिया को लेने भागती है और जैको के इंटेरोगेशन के बीच से उसे खींच लेती है। अब एशिया जब मिमी की बॉडी को देखती है तो उसे वहां हैवी मेडिसिन पैचेस और शराब की बदबू आई, जिससे गुस्से में वो सब पर चिल्लाने लगी और मिमी को सीपीआर देकर जिंदा करने की कोशिश करती है, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मैक्स बंकर के मेन रिसेप्शन पर पहुंचता है। वो रिसेप्शनिस्ट को डराकर एक केमिकल इंजेक्शन देता है और उसके बायोमेट्रिक हाथ का इस्तेमाल करके रास्ते के सारे ऑटोमेटिक डोर्स खोलता चला जाता है। इस दौरान मनोरमा उसे कैमरास पर देख लेती है और जैको को ऑर्डर देती है कि मैक्स को जिंदा या मुर्दा पकड़ो, पर मैक्स अब तक एक हजमत सूट पहनकर दरवाजे पर पहुंच चुका था। तभी उसके ईयरपीस पर एशिया रोती हुई कहती है कि मिमी मर चुकी है, इसलिए अब उसे बाहर हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर मैक्स कहता है कि वो अब हॉस्पिटल के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का फैसला अपने हाथों में लेने के लिए बाहर जा रहा है। तब एशिया उसे रोकने के लिए अपने प्यार का इकरार करती है, पर मैक्स कहता है कि अगर वो जिंदा बचा तो उसे इस नरक से निकालने जरूर आएगा। ठीक उसी वक्त आखिरी बायोमेट्रिक डोर खुलता है और मैक्स एलिवेटर के अंदर घुस जाता है, मगर तभी पीछे से जैको वहां पहुंचकर मैक्स पर ऑटोमेटिक गन से फायरिंग शुरू कर देता है, जिस दौरान गोलियां एलिवेटर के कांच को तोड़ देती हैं, लेकिन एलिवेटर रुकता नहीं और तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। और फाइनली मैक्स इस अंडरग्राउंड बंकर को छोड़कर बाहर की दुनिया में कदम रख ही देता है। अब क्या वो बाकी सबको बचा पाएगा या मनोरमा उसे भी मरवा देगी? सोचो क्या होगा जब गो को उसके 900 मिलियन यूरोस के बारे में पता चलेगा। और सबसे बड़ा सवाल, जब सब बिलियनियर्स मनोरमा का सच जानेंगे कि उसने उनके पैसे लूटने के लिए उन्हें वहां कैद रखा, तो वो उसका क्या हश्र करेंगे? माफ करना, इसका जवाब आपको इस सीरीज के अगले सीजन में मिलेगा जो अब तक रिलीज नहीं हुआ है, और जब भी वो रिलीज होगा मैं उसको चैनल पर लेकर जरूर आऊंगा। खैर तब तक के लिए गुड बाय।